नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर पिछले एक साल से शांति की राह देख रहा है। सर संघ चालक ने यह भी कहा है कि विपक्ष विरोधी नहीं होता है, वो प्रतिपक्ष होता है और उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ समय में पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो स्तर है वो गिरा है। तो आरएसएस प्रमुख के इन बयानों का अलग अलग मतलब निकाला जा रहा है और कुछ लोग जो आरएसएस की कार्यशैली को समझते हैं, उनका मानना है कि आरएसएस कभी भी कोई भी बात से पीछे नहीं हटता है। जो बात बोल दी जाती है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाती है और उसको रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ही ये बयान जो है आरएसएस प्रमुख के आए हैं और सोच समझकर ये बयान दिए गए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चल रही है, उसके बीच और आरएसएस के बीच जो पटरी है वो ठीक से बैठ नहीं पा रही है। इस वजह से सोच समझकर आरएसएस प्रमुख के ये बयान आए हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला भी मानी जाती है, यहां पर भी लोग आरएसएस प्रमुख के बयानों के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, असलियत में आरएसएस प्रमुख के इन बयानों का क्या मतलब है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो बयान आरएसएस प्रमुख के कल आए हैं, ये आपको कितने शॉकिंग या कितने अजीबोगरीब, क्या आपको लगा कि ये कुछ अलग हटके हो रहा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के बयान? क्योंकि बीच में चुनाव में ये कहा गया कि आरएसएस की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कही और बीच में इस तरह की भी बयान आए, बातें आई लोगों की कि आरएसएस जिस मुस्तैदी से या जिस मुखरता के साथ खुल करके जो बीजेपी के लिए चुनाव के दौरान काम करता है वो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको ये जो बयान आया है आरएसएस प्रमुख का, उससे आप शॉक्ड है या नॉर्मल है? ये नहीं, मुझे जब जेपी नड्डा जी का बयान आया और उसके बाद जब जो है 4 तारीख को जब रिजल्ट आया, तब हमें बिल्कुल ये पता था कि ये आरएसएस की ओर से देर सवेरे इस मामले को लेकर कुछ न कुछ सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन टाइमिंग देखिए कि टाइमिंग शपथ के दौर में, मंत्रिमंडल के गठन के दौर में, उस टाइम को किस तरीके से मैनेज करके और वो सारी चीजें एकाएक तो आया नहीं है, सोच समझ के। हाँ, बहुत। इसलिए और इसके पीछे देखिए पूरी भूमिका है, ऐसा नहीं है। बीजेपी का ग्राफ नीचे जाना जी, और उसके बाद जो बीजेपी के सिंबल्स हैं हिंदुइज्म के, अयोध्या मंदिर से जुड़ा चित्रकूट, इन सीटों का हारना और उत्तर प्रदेश में वोट परसेंट चला जाना, सीटें जाना। तो इस तरीके से ये जो पूरा जो मामला है वो ये बता रहा था आरएसएस को कि अब जो है स्थितियां गंभीर हैं, अगर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो जो है परिणाम गंभीर होंगे। तो विनय, क्या आप ये इस बयान को हस्तक्षेप मान रहे हैं कि ये आरएसएस की तरफ से जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, चूंकि टाइमिंग इस तरह की है, जब मोदी गवर्नमेंट का एक्सपेंशन हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ओथ लिया, उसके बाद उनका एलोकेशन पोर्टफोलियोज का जिस दिन हो रहा था, उस समय आरएसएस प्रमुख का जब बयान आया है, तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है? ये एक्चुअली जो है वो जो उनका सिस्टम है उसके थ्रू तो वो होता ही है, इंटरवेंशन होता है। वो जो है जो संगठन महामंत्री उसके थ्रू होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सार्वजनिक इसलिए बोला गया ताकि जो लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हुए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें आई कि कहीं जो है बीजेपी खत्म तो नहीं हो रही, जो लोग नहीं समझते उन सारी चीजों को, जो आरएसएस की तरफ देखते हैं। तो अच्छा, ये तो जो सार्वजनिक तौर पे इसलिए बोला गया ताकि उनका ये तबका जो है चीजों को सुन ले और वो जो है अपनी चेतना दुरुस्त करे। ये जो बयान आया है आरएसएस प्रमुख का, सरसंघचालक साहब का, ये मतलब इनके जो अनुषांगिक संगठन हैं जितने भी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी, उनके तमाम, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, तमाम संस्थाओं के अध्यक्ष, ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्षों के मौजूदगी में ये कहा गया है। तो एक मैसेजिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से मैसेज भेजने की कोशिश की गई है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये मैसेज देने की कोशिश है कि वास्तविकता में बॉस कौन है?
देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो राजनीतिक उदय हुआ और जिस तरीके से हिंदू फेस हुआ, तो आरएसएस जो है मोदी जी के साथ सदैव खड़ी रही। तब भी जब मोदी जी की वजह से गुजरात में बहुत सारी सांस्कृतिक समस्याएं पैदा हुई, तब भी आरएसएस खड़ा रहा उनके साथ। इसलिए क्योंकि आरएसएस को लग रहा था कि हमें जो हिंदू फेस चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए, ताकि एजेंडा हमारा लागू, वो मोदी था, तो मोदी थे, सॉरी। तो अब जो है, जब मोदी जी उस एजेंडे को लागू कर रहे थे, उसके जो निहितार्थ जो है, जो परिणाम आने चाहिए थे, वो नहीं आए। ये चुनाव परिणाम बता रहा, अंकगणित बता रहा। तो वो इसलिए चिंतित हो रहे हैं कि कहीं जो है ये मोदी जी की जो कार्यशैली है, उसकी वजह से लोगों की नाराजगी है क्या, जैसे अयोध्या, चित्रकूट आदि इत्यादि, और दूसरा 240 आ जाना। जैसे मैंने आपने पहले कहा कि भाई अगर उनको मैसेजिंग करनी है या पार्टी में कोई मैसेज भेजना है या किसी भी स्तर पर आरएसएस को कोई मैसेजिंग करनी है, तो संगठन महामंत्री सिस्टम है, राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे उनके लोग मॉनिटरिंग करते हैं और एक फीडबैक का सिस्टम बना हुआ है। वहां पे इंटरवेंशन किया जा सकता था और बताया जा सकता। मणिपुर में समस्या 1 साल से चल रही है, ये पब्लिकली कहना और ये कहना कि विपक्ष जो है आपका विरोधी नहीं है, उनका सम्मान होना चाहिए, वो प्रतिपक्ष है। और मतलब ये सारी इलेक्शंस से अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए इसमें, और साथ में ये कहना कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है उसका स्तर गिरा है, नीचे आई है, आरएसएस का नाम भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट अटैक ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर है? यस, अब यही देखने की बात है कि जो आरएसएस का सिस्टम बीजेपी में काम करता है, उसके थ्रू सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं। अब वही सिस्टम तो संघ संचालक को ये बता रहा होगा ना कि हम जो आप कहते हो वो हम लेके जाते हैं, लेकिन वहां नहीं सुनी जाती। वो इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की जो वर्किंग है उसमें आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि वो 1 मैन आर्मी, वो तो कहते हैं ना कि सब पर भारी एक अकेला। ये बात अलग है कि अकेले के साथ जो है 30 दल और भी हैं, उनके नेता हैं, वो एक अलग विषय है। खैर, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि शायद जो मुझे लगता है कि मोदी जी पे जिस तरीके से आरएसएस चाहता है, उस तरीके से जो उनका सिस्टम है उससे काम नहीं हो रहा है। सार्वजनिक तौर पर बोलने से मोदी जी पे वो दबाव आएगा, और उस दबाव को इसलिए लाना वो जरूरी समझते हैं ताकि जो डैमेज हुआ है बीजेपी का, वो डैमेज कहीं रोका जा सके। अदरवाइज आरएसएस को बेहतर मालूम है कि इस देश में शाइनिंग इंडिया किस तरीके से उड़ गया था, और अभी तो मोदी जी ने आरएसएस के ही एजेंडे को लागू किया है इन पूरे समय में। उसके बाद भी जो परिणाम आए हैं वो ये बताते हैं आरएसएस को कि हमको जो आरएसएस को जो फायदा होना था बीजेपी को, वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस सरकार के मुखिया की वर्किंग को लेके लोगों में समस्याएं हैं, और मणिपुर से लेके तमाम सारी जो बातें उन्होंने कही वो उसी परिप्रेक्ष्य में देखे जाएंगे। अच्छा, तो अब मध्य प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है आरएसएस की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी भी माना जाता है। यहाँ पे गुजरात को और मध्य प्रदेश को लेबोरेटरी कहा जाता है आरएसएस की। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले गए, नए मुख्यमंत्री लाया गया और उस समय ये बात सामने आई कि पर कतरे गए पुराने मुख्यमंत्री के, और उनको श्रेय जाता है और लोग देते भी हैं जो जानकार हैं कि भाई मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार सरकार बनी दिसंबर 2023 के चुनावों में, तो उसके पीछे एक बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान का भी था। लेकिन उनके पर कुतरे गए, उनका कद छोटा किया गया। तो इस तरह का सार्वजनिक बयान जब आरएसएस प्रमुख की तरफ से आता है, तो जो मध्य प्रदेश में जो लोग नेता खासकर जो आरएसएस की तरफ इंस्पिरेशन के लिए देखते हैं, या क्योंकि यहाँ ये लैब है उनकी, तो क्या उनको भी बल मिलता है, और क्या उसका नतीजा हम आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में या मध्य भोपाल में देखेंगे? देखिए, आपने जो बात कही उसका मैं बहुत बेहतरीन जवाब देता हूँ। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट में बिठाना ये मोदी की मर्जी से नहीं हुआ। ये जो है, जो मुझे लगता है वो ये है कि वो आरएसएस की मर्जी से हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सार्वजनिक तौर पे जो बयान दिए गए, ये सारी चीजें अगर आप जोड़ोगे एक में एक, तो आपको ये समझ में आएगा कि दिल्ली में जो है, जो पावर सेंटर एक ही था, 1 मैन आर्मी जी, तो उस पावर सेंटर को किस तरीके से कम ताकतवर किया जाए, इस वजह से उनके साथ में ये पूर्व मुख्यमंत्री जो, और आप भी जानते हो शिवराज जी आरएसएस से हटके कुछ सोच नहीं सकते, और वो अडवाणी जी का तो निष्ठा आरएसएस के प्रति नो डाउट है, वो उनके साथ वाले हैं। तो ये जो सारा कुछ है, जो मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं,
वो ये बताता है कि आरएसएस जो है हर स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की कमान कसने की कोशिश कर रही है, और वो भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, सार्वजनिक बयान से लेके पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट में बैठाना, ये सब उसी ओर इंगित करता है। अच्छा, उनको भी थोड़ा रिस्पेक्टेबिलिटी मिलना, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, लेकिन क्या उसका परिणाम आपको मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जो नए मुख्यमंत्री बने या नई सरकारें बनी, उनके अंडर भी कई दिग्गज लोग मंत्री काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री से पहले सीनियर थे, प्रहलाद पटेल हैं, और भी नेता हैं, उन सबको उनके ऊपर बिठाया गया है, उन सब के ऊपर उनको बिठाया गया है। तो क्या आप लगता है कि इसके बाद थोड़ा इंस्टेबिलिटी इन सरकारों में आ सकती है, या जो लोग प्रेजेंट लीडरशिप को मतलब उस नज़र से नहीं देखते हैं, जिनको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, उनको थोड़ा सा हौसला भी मिल सकता है? देखिए, जो पद पे बैठा है ना, कहानी सारी वही है। और अगर मोहन यादव जी अगर पद पे बैठे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का जो तौर तरीका है, हाँ, उसी को आपको फॉलो करना है। आप उनसे सीनियर कितने, ये महत्वपूर्ण होता नहीं है। वो अलग बात है कि आप पर्सनल वे में कैसे बात करते हो, वो एक अलग विषय है। तो अभी जो है पावर का सारा खेल, अब बताइए, मोदी जी बैठे हैं ना अभी, तो सारा खेल वहीं से हो रहा है। तो राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, नितिन गडकरी जी, तो मोदी जी पीछे पीछे चलते थे। लेकिन आज जो है, जब पावर है, जब वो एक पोजीशन पे, पद पे जब बैठे हैं, तो उनका अपना सम्मान है। मध्य प्रदेश में भी ये है कि ये ठीक है कि बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उससे जो है काम में दिक्कतें भी आती हैं कभी कभी। लेकिन शिवराज जी के साथ भी बहुत वरिष्ठ थे, लेकिन शिवराज जी ने सबको किस तरीके से मैनेज किया, आप हम बेहतर जानते हैं। मोहन यादव जी क्या करेंगे, ये अभी वक्त बताएगा। तो आने वाला समय बताएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर सीनियरिटी को मतलब ओवरलुक करके जो है मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ था, वहां पे क्या नतीजे आते हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख का जो बयान आया है, उसने मध्य प्रदेश में खासकर राजनीतिक हलकों में जरूर एक तरह की खलबली मचा दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एक इंटरनल मैटर जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो भी चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।